नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। और इस दौर में शुद्ध सियासत देखने को मिल रही है। सियासत में 3 मुद्दों पर जोरदार टकराव है। शराब घोटाले में 17 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को बेल दे दी है, जमानत दे दी है। हालांकि उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा और साथ ही हफ्ते में एक दिन पुलिस थाने में हाजिरी भी लगानी होगी। लेकिन कोर्ट का फैसला आते ही आम आदमी पार्टी इसे सत्य की जीत बता रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि शर्म करो। टकराव का दूसरा बड़ा विषय है वक्फ बोर्ड, जिसमें मोदी सरकार सुधार करना चाहती है, लेकिन ओवैसी कह रहे हैं कि सरकार मुस्लिम विरोधी है। तो समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी कह रहे हैं कि कहीं अपने हक के लिए जनता सड़क पर ना उतर आए। बीजेपी इसे तुष्टीकरण बता रही है, अराजकता बता रही है। तीसरा बड़ा मुद्दा है बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही घनघोर हिंसा और क्रूरता, जिसे लेकर बीजेपी विपक्ष पर जोरदार हमला कर रही है और कहा है कि राहुल गांधी गाजा पर तो खूब हाय तौबा मचा रहे थे, फिलिस्तीन पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अन्याय पर पूरा गांधी परिवार चुप है, सन्नाटे में है। सवाल है क्या वाकई देश में सुविधा की पॉलिटिक्स हो रही है? जो मुद्दा सूट करे उस पर खूब बोलो और जो सूट ना करे उस पर चुप्पी साध लो। आज इसी सवाल पर जनता जनार्दन के बीच, मेरे युवा मित्रों के बीच होगी देश की सबसे जोरदार बहस। ये देश है हमारा में अभिनंदन है आपका। I rise to move for leave to introduce the Waqf Amendment Bill 2024. कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं, उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। मनीष सिसोदिया को बेल पर, वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर, बांग्लादेश में अराजकता पर, क्या हर मुद्दे पर सुविधा की सियासत हो रही है? सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को बेल दी तो आम आदमी पार्टी ने सत्यमेव जयते का नारा बुलंद किया, लेकिन बीजेपी ने कहा बेल मिली है, क्लीन चिट नहीं। मनीष सिसोदिया जी, जिनको एक झूठे केस में 17 महीने तक जेल में रखा गया, कि उस शिक्षा क्रांति के जनक की आज बेल हुई, आज सच्चाई की जीत हुई। इसका अर्थ ये नहीं है कि सिसोदिया जी अपराध मुक्त हैं, वो अभी भी अभियुक्त हैं और उनकी जवाबदेही कोर्ट ऑफ लॉ में बनेगी दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात करने की। और जब मुद्दा वक्फ बोर्ड में सुधार का आया तो कुछ नेता धर्म का चश्मा लगाकर बांग्लादेश वाली अराजकता का डर दिखाने लगे। क्या कुरान में क्या लिखा है, फिक़ह में क्या लिखा है, इस्लाम में क्या लिखा है, ये आप तय करेंगे या मैं तय करूंगा? सर, कहीं ऐसा ना हो कि जनता इन हुकूक के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए दोबारा सड़कों पर आ जाएगी। आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। वैसे कुछ नेता सत्ता सुख के लिए लोकतंत्र विरोधी रुख भी दिखा चुके हैं। People who are associated with Shaheen Bagh, how many of them are still in prison? How many of them can't get bail? What's happening in Bangladesh can happen here. Is the spread in our country prevents things blowing up in the manner in which they've blown up in Bangladesh. याद रखना नरेंद्र मोदी जी, तुम्हारी गलत नीतियों से तुम्हारे प्रधानमंत्री निवास में घुस जाएगी, कब्जा कर लेगी। पहले श्रीलंका में जनता प्रधानमंत्री के घर में घुसी, अब बांग्लादेश में घुसी, अब भारत का नंबर है। सुविधा की सियासत का एक और नमूना देखिए। मुहर्रम के मौके पर प्रियंका वाड्रा को फिलिस्तीनियों का दुख दर्द याद आया। उनके समर्थन में प्रियंका वाड्रा ने ट्वीट भी किया, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के मुद्दे पर उनके ट्विटर टाइमलाइन पर सन्नाटा था। हालांकि बांग्लादेश में नई सरकार बनते ही प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई भी दी और हिंदुओं समेत दूसरे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने ट्वीट जब किया या उनको बधाई जब दी, तो हिंदुओं की वहां पर सुरक्षा की कोई बातचीत नहीं की। गाजा को लेके आपने बड़ी बड़ी बातें
की, गाजा को लेके आप बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन यहाँ पर आकर आप नहीं करते हो। तो आज इन तमाम मुद्दों पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो बहस के आज के 3 बड़े मुद्दे क्या हैं, आइए आपको परिचय करा देते हैं उनसे। भ्रष्टाचार के दाग बेल से क्या बेदाग हो गए हैं, पहला मुद्दा यह है। दूसरा बड़ा विषय है वक्फ का बहाना है, वोट बैंक पॉलिटिक्स निशाना है हर तरफ से। और तीसरा और बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि कुछ नेताओं के लिए सत्ता के लिए अराजकता कबूल है, जिस तरह के बयानबाजी हुई बीते हफ्ते। इन सब विषयों पर आज एक बड़ी चर्चा होगी। जनता जनार्दन, मेरे युवा मित्रों का एक बार फिर अभिनंदन है। इस चर्चा के अंदर अपने सवालों की धार तैयार रखिए। और मेरे साथ कौन कौन जुड़ा है? मेरे साथ है प्रियंका कक्कड़, आम आदमी पार्टी की नेता प्रवक्ता, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन है। मेरे साथ बृजमोहन श्रीवास्तव है, एनडीए के एनसीपी के प्रवक्ता है, नेता है। मेरे साथ इस चर्चा में सिद्धार्थ यादव है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के तेज तरार प्रवक्ता है। मेरे साथ राजकुमार भाटी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। मेरे साथ प्रोफेसर अनवर पाशा हैं, सीनियर लीडर प्रवक्ता आरजेडी के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस कार्यक्रम के अंदर। तो शुरुआत करते हैं आपके साथ। सिद्धार्थ यादव जी, आतिशी जी रो रही हैं और कह रही हैं कि 17 महीने तक अन्याय हुआ, 17 महीने के बाद इंसाफ हुआ है। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए अमीश जी, आतिशी जी के रोने का कारण क्या है वो तो मैं नहीं जानता। कारण तो बहुत हो सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार का पावर टसल चल रहा है आम आदमी पार्टी के अंदर, पता नहीं किसकी कुर्सी जाएगी, किसकी आएगी, किसके चक्कर का क्या रियल कारण है। पर जो कोर्ट का ऑर्डर आया है और उसकी जो प्रतिक्रिया आम आदमी पार्टी दे रही है वो देखना बड़ा दिलचस्प है। क्योंकि जो आम आदमी पार्टी की नीति रही कि अच्छा अच्छा गबगब और कड़वा कड़वा थू थू, जब इनको बेल डिनाई हुआ करती थी 17 बार, जब बार बार बेल डिनाई करी गई, तब इन्हें आम आदमी पार्टी वाले क्या ट्वीट करते थे? इन्हें एक आर्टिकल ट्वीट किया था। इन्होंने कहा पंचायती जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट्स रीजंस टू डिनाई सिसोदिया बेल मेक नो सेंस एट ऑल। पर जब इनको बेल मिल गई 17 महीनों के बाद, तब आम आदमी पार्टी आके कह रही है देश में जुडिशरी की जीत हुई है, देश में लोकतंत्र की जीत हुई है। अमीश जी, मैं आपको एक बात बता दूं, लालू जी भी जिस चारा घोटाले में कन्विक्ट हुए, जेल काट के आए, उसी केस में 5 बार बेल पर गए थे। 17 महीने के बाद पहली बार बेल पर निकले मनीष सिसोदिया। अच्छा, इनकी बेल से आप खुश हैं या परेशान हैं? इसमें खुशी और परेशानी की अमीश जी बात ही नहीं है। जब कोर्ट ने मेरिट पर एक चीज नहीं बोली, कोर्ट ने प्रोसीजरल ऑर्डर दिया, कोर्ट ने कहीं नहीं कहा कि ये किंगपिन नहीं है, उनने कहीं नहीं कहा कि जो इनका इन्वॉल्वमेंट रहा है पहले इन्फ्लुएंस करने का, चाहे फिर वो विटनेसेस रहे हो या फिर वो पॉलिसी रही हो, उसमें कोई बदलाव है। एक प्रोसीजरल तहत पे कोर्ट ने कहा कि 400 से ऊपर इसमें गवाह हैं, ट्रायल को लंबा समय लगेगा और इस लंबे समय की अवधि के कारण हमें जो उनकी लिबर्टी है उसके एस्पेक्ट को भी ध्यान में रखना है, इसलिए देश छोड़ के मत जाइएगा। ठीक है, 10 लाख रुपए जमा करा दीजिए, हर सोमवार को थाने चले जाइएगा, पर रह लीजिए बाहर। इस ऑर्डर में आनंद जो ले रही है आम आदमी पार्टी, ये कहीं से भी इनके दामन को पाक साफ नहीं करती। ये इतिहास है और ये दिल्ली की सच्चाई है कि जो पार्टी करप्शन के खिलाफ बोल करके आई थी वो आज करप्शन में दागदार है। आज भी अरविंद केजरीवाल अंदर है, आज भी सत्येंद्र जैन अंदर है, मनीष सिसोदिया बाहर आए हैं, स्वागत कर लीजिए। पर ये जो चोगा पहन के घूमना चाहते हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त हो चुके, वो चोगा देश की जनता आपको नहीं पहनाएगी। क्या बेल से बेदाग हो जाएंगे भ्रष्टाचार के दाग? प्रियंका कक्कड़ जी। देखिए, पहले तो बहुत ज़रूरी है कि मैं सभी आपके व्यूअर्स को बताऊं कि बेल होना पीएमएलए में क्या मायने रखता है। भाजपा ने 2018 में पीएमएलए कानून में ऐसे संशोधन कर दिए। अच्छा, पहले ये बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में सेक्शन 45 जो है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया। भाजपा पार्लियामेंट जाती है, मनी बिल के रूट द्वारा उसमें संशोधन करती है और उस 45 को रिवाइव कर देती है। सेक्शन 45 क्या कहता है कि बेल के समय में ही पीएमएलए का पूरा कानून, पीएमएलए सारी कागज जांचे जाएंगे, सारा कुछ देखा जाएगा, उसके बाद ही बेल मिल सकती है। इतना कड़ा कानून इन्होंने बना दिया, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था उसको रिवाइव कर दिया। जो बेल मिली है आपको बहुत सिलेक्टेड पार्ट भाजपाई हैं, क्या करेंगे, सिलेक्टेड पार्ट इन्होंने कोर्ट का बता दिया, पर ये नहीं बताया कोर्ट ने ये भी कहा कि जेल में रखना क्यों है। आप बताइए, अगर जांच चल रही है, एक प्रमाण नहीं मिला, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कहीं चवन्नी नहीं मिली, उसके बाद इनको 17 महीने जेल में रखना क्यों था?
वो 17 महीने कौन लौटाएगा? इन्होंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि मनीष सिसोदिया जी वो व्यक्ति हैं जो 5:30-6 बजे उठकर स्कूलों में जाते थे, दौरा करते थे। वहां पर आज 18 लाख बच्चों के भविष्य को बदला गया। इनकी तरह नहीं। क्या हुआ दिल्ली में, क्या हुआ? हमने प्रूव करके दिखाया। मैडम वो बच्चों का भविष्य बदलने के लिए नहीं, वो शराब घोटाले के अंदर गए थे। क्या है आपको? शराब घोटाले के अंदर गए। एविडेंस मिला? कैसे चले गए? 17 महीने अंदर रखोगे बिना एविडेंस के, बिना जांच के, बिना कोर्ट गलत था 17 महीने तक जो बेल नहीं दे रहा था, और अब 17 महीने बाद बेल दे दी है तो सही है कोर्ट। आप सुनिए ना, मैं आपको वही बताइए, आप ध्यान सुनिएगा, बीच में रोकिएगा मत। इन्होंने 2018 में पीएमएलए में संशोधन किए कि भाजपाइयों की बयानबाजी के आधार पर आप किसी को भी जेल में रख सकते हैं। ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। ये बताइए शरद रेड्डी का जवाब दीजिएगा। 60 करोड़, हाँ शरद रेड्डी का भी जवाब दीजिएगा। 60 करोड़ जो भाजपा को पहुंचे, उसके बाद वो किंगपिन नहीं रहे, उसके बाद उनको बेल मिल गई, ये भी कैसे हुआ समझाइएगा। अब मैं छोटा सा एक जवाब देता हूं। बार बार आम आदमी पार्टी जिस टीवी शो पे जाती है कहती है पीएमएलए में बदलाव हुआ इसलिए 17 महीने अंदर थे। पीएमएलए में ऐसा हुआ, हेमंत सोरेन कैसे आ गए बाहर? पहले देश में अदालतें हैं, अदालतें हर केस को केस टू केस बेसिस में सुनती हैं। केस टू केस बेसिस में असेस किया जाता है कितने गवाह हैं आपके खिलाफ, कितने सबूत हैं आपके खिलाफ। आपके व्हाट्सएप में देश प्रदेश की आबकारी नीति जो बदलाव होने थे, वो आबकारी नीति किसी के व्हाट्सएप में पहले मिल गई और आप कह रहे हैं सबूत नहीं है। आज के ऑर्डर में दिखाइए, आज के ऑर्डर में दिखाइए कहां है कोर्ट ने कि कोई सबूत नहीं मिले, कहीं नहीं कहा। उन्होंने प्रोसीजरली कहा, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, उन्होंने प्रोसीजरली कहा कि चूंकि अब जांच आगे बढ़ चुकी है, जांच अब 17 महीने के बाद है, सारे जो गवाह थे, सारे जो दस्तावेज हैं ऑन रिकॉर्ड आ चुके हैं, पोजीशन में आ चुके हैं, तो मनीष जी को बाहर छोड़ा जा सकता है। लेकिन अभी देखिए, अभी आप लोगों के लिए तो प्रॉब्लम यह है कि 15 अगस्त पे झंडा कौन फहराएगा? आतिशी जी फैलाएंगी या कौन फहराएगा? ये भी तो चिंता आपकी पार्टी में चल रही है। बात इनसे पूछनी है, आपको ये पकड़ना पड़ेगा भाजपा को। सुनिए, इंपॉर्टेंट मुद्दा, क्योंकि लॉ कानून कैसे इन्होंने अपनी मुट्ठी में पपेट बना रखा है, इसलिए पूछिए इनसे। अभी कह रहे व्हाट्सएप से सबूत आ गया, पहले कहते सारे फोन डिस्ट्रॉय कर दिए। क्या सच है? फोन डिस्ट्रॉय हुए कि व्हाट्सएप से सबूत आ गए? ये ऐसा ही करते हैं। यही प्रॉब्लम है। बस एक सेकंड लूंगा। फोन दुनिया में कोई एक ही थोड़ी है, 90 तो इनके पकड़े गए। मैं जो व्हाट्सएप बोल रहा हूं, मैं भी पूरा डिटेल दूंगा, अगर 5 मिनट देंगे तो पूरा डिटेल दूंगा। किसी और के फोन पर, मनीष सिसोदिया के फोन पर नहीं, किसी और के फोन पर आबकारी नीति मैडम, बंगारू लक्ष्मण की पार्टी कहते हैं कि मुझे नहीं लगता आज के दौर में बंगारू लक्ष्मण को किसने कवर करा होगा, लेकिन मैंने बंगारू लक्ष्मण को कवर करा हुआ है। जब वो इंसिडेंट हुआ तब भी मैं पत्रकार था, आज भी मैं पत्रकार हूं। बंगारू लक्ष्मण को चिमटे से भी भारतीय जनता पार्टी ने उसके बाद नहीं छुआ था। बंगारू लक्ष्मण जेल में गए, कन्विक्ट हुए, बीजेपी ने उनका साथ नहीं दिया था। बंगारू लक्ष्मण को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। अरविंद केजरीवाल जी भी जेल गए हैं, वो अभी भी स्टेट के सीएम हैं, और 15 अगस्त पे सीएम झंडा फहराता है। इस बार 15 अगस्त पे झंडा कौन फहराएगा? चिंता आपकी ये भी होनी चाहिए केजरीवाल से, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जैसी नीति अपने किसी स्टेट में अडॉप्ट नहीं कर पाए, उनको बेल मिल चुकी है। मैं दिखाता हूं, व्हाट्सएप दिखा देता हूं। कोर्ट ने बेल दी। बोलिए प्रियंका जी, बोलिए। विनोद चौहान कौन? बीच में नहीं सर, आप कोर्ट में क्यों नहीं बताइए? अरे कोर्ट में बताया, बल्कि उल्टी बात ये कर रहे हैं। जो टीवी में बोलते हैं, आज तक एक बार आम आदमी पार्टी ने कोर्ट में नहीं बोला। एक बार टीवी का नैरेटिव अलग, टीवी की स्क्रिप्ट अलग, कोर्ट से अलग। कोर्ट में जाके बोलते हैं छोड़ दो भैया, सीएम रहने दो भैया, ऐसा करने दो भैया, और यहाँ से कहते हैं ऐसा हुआ वैसा हुआ, फोन के साथ ऐसा हुआ। कोर्ट में बताते हैं। जी, अरे कोर्ट में बताते हैं। लेकिन आप लोग भी तो सुविधा की सियासत कर रहे हैं। जहां आपको सूट करता है आप वहां पर अपनी चीजों को ढक लेते हैं, जहां सूट नहीं करता वहां कहते हैं देखिए विपक्ष वाले तो भ्रष्टाचारी हैं। भ्रष्टाचार में आपके अपनों के दाग आपको अच्छे नजर आते हैं। छगन बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं आते। और आपके बगल में एनसीपी अजीत दादा पवार की पार्टी खड़ी हुई है, और आप लोग क्या बोलते थे उस पार्टी के बारे में, उस पार्टी के नेताओं के बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैंने दिया कि सुविधा की सियासत है और देश के लिए यानी इन लोगों के लिए आफत है। हर सियासतदान सिर्फ अपने लिए सोचना चाहता है, अपनी पार्टी के लिए सोचना चाहता है, इनके लिए कौन सोचना चाहता है? मैं 5 सेकंड लूंगा। ये तो हम पे आक्षेप हो गया। हमारे लिए कोई नहीं है, मैं सच्चाई है सर, मैं विनम्रता से आपसे आई बेग टू डिफर, और मैं बिल्कुल स्पष्ट कहता हूं हमारे लिए कोई सुविधा की राजनीति नहीं है। हमारे लिए भ्रष्टाचार माने भ्रष्टाचार। अगर हमने कहा है कि इस देश से करप्शन हैज टू क्विट इंडिया, अगर ये नारा दिया है नरेंद्र मोदी जी ने, तो सबके लिए दिया है। एक व्यक्ति का केस नहीं हुआ,
वो कहीं भी रहे, 70 एजेंसी करोड़ अपना के घोटाले इंडिपेंडेंट पर काम करती है, भ्रष्टाचारी कोर्ट्स है। अपना इंडिपेंडेंट काम करते हैं। क्योंकि और अजीत political पवार का party नाम अलग आया, है। उनकी पार्टी के नुमाइंदे हैं, तो उनसे मुझे ये मतलब इनसे ये कुछ नहीं, एनडीए ये बोलते हैं एनडीए भ्रष्टाचारी। में पूरा एनडीए एक तरफ, अजीत दादा पवार वाली एनसीपी एक, हर अजीत बहस पवार में जी का हर क्या हुआ चर्चा है? में अजीत पवार आप का ही नाम जरूर आ भ्रष्टाचारी जाता बुलाते थे है, उनको। छगन भुजबल का नाम जरूर आ जाता है। अमित जी, मैं इस बात का आज बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं। बोल दीजिए, आज खुले मन से बोल दीजिए, पब्लिक ताली बजाएगी। जी 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 जी। ये बात सच है, ये बात सच है कि अजीत दादा पवार पे आरोप लगता है, 70,000 करोड़ का आरोप लगता है, ये बात भी बिल्कुल सच है। लेकिन फिर से समझिएगा कि एक शिकायत होना, शिकायत की जांच होना और जांच होने के बाद उस शिकायत की हकीकत होना, सच्चाई होना, ये तीन अलग अलग चीजें हैं। अरेस्ट हो गए, कुछ नहीं मिला, बहन ये बीजेपी में शामिल हो गए, बहन साफ हो मेरी गए। बात तो सुन लीजिए पूरी। देखिए, इनका दुख अलग है, आप- हमारे ये नेता को स्टेज है। जेल में डाल दिया गया और अजीत दादा पवार को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया, इनके उप मुख्यमंत्री को जेल में, और जो उधर करप्शन के थे उनको यही तो मैं आपसे कह रहा हूं, इनका दुख भी तो हकीकत वैलिड तो है। समझिए ना। देखिए, वो 3 इडियट फिल्म थी, इसके अंदर दोस्त के नंबर अच्छे आए तो अच्छा लगता है, लेकिन मतलब बुरे आए तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन अच्छे आए तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तो वही हाल है आप दोनों मैं का। सोचता हूं कि पूरी बात जब समझेंगे तो समझ में आएगा कि इनका दर्द गलत है। जांच हुई, जांच में यह मिला कि जिस समय का अजीत दादा पवार पे 70,000 करोड़ का आरोप लग रहा है, हमारी तो जेल सुन में तो लीजिए ना, सुनिए तो सही, अब ये अन्याय कर रही है, बोलिए। सुन तो लीजिए। जिस समय 70,000 करोड़ का आरोप लगा, उस समय उनके मंत्रालय का बजट उस 2.5 साल में कुल 13,000 करोड़ का था। 13,000 करोड़ पे 70,000 का आरोप था। जब ये बात सामने आई, आरोप किसने लगाया था? मैं कह रहा हूं जिसने भी आरोप लगाया, आपको याद है? याद है थोड़ा? मैं ये याद बगल दिलाऊं? वाले लगाया है। किसने लगाया आरोप? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लगाया था, मोदी ने। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लगाया था। पर लेकिन 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 एक मिनट, अमित जी, भेजे आप लोगों अमित जी, का। एक मिनट, ध्यान रखिए इसे। लेकिन एक मिनट, दो हैं इनके, दो सांसद हैं इनके भी। बात तो सुनिए ना। लेकिन उसके बाद जब वो सच्चाई, उसके बाद जब वो सच्चाई हम लोगों ने आदरणीय मोदी जी के सामने रखी कि आपके नेताओं ने आपको गलत जानकारी दी है, उनका बड़प्पन देखिए, उनका बड़प्पन देखिए कि उस बात को कहने के एवज में उन्होंने कहा कि ठीक है, आप हमारी पार्टी के साथ काम करिए और मैं आप लोगों को अपनी पार्टी में अपने एनडीए के अंदर लेकर हम काम करेंगे। आज हम लोग एनडीए में काम कर रहे हैं। एनडीए ने बोला, तकलीफ ये है इनको, आप लोग समझे, इनको तकलीफ इस मोदी बात जी की है। ने कहा अजीत पवार भ्रष्ट है, उनको अपनी पार्टी में लिया, साफ कर दिया। हमारे केस में कहा भ्रष्ट है, जेल में डाल दो और ट्रायल चलता रहेगा। नहीं, वहां सबूत मिलाए, सबूत मिलाए, वहां सबूत मिलाए, वहां सबूत मिलाए। बीजेपी भी आरोप लगाया। 30 सेकंड बात पूछता हूं। जी, जब वो उधर ये थे, कहीं आपका गठबंधन ना तुड़वा दे। नहीं, बिल्कुल ऐसे कैसे? नहीं, ऐसे कैसे जब ये टूटेगा उधर थे, गठबंधन? जब ये उधर थे तब ये कहते थे ये भाजपा वाले देखो सब विपक्ष वालों को फंसाने का काम कर रहे हैं। मैडम को कोई प्रॉब्लम हुई क्या? सुनिए सुनिए, अभी देखिए इनकी हालत। जब ये उधर थे तो कहते थे भाजपा वाले सबको फंसाने का काम कर रहे हैं, यही है सबसे सच्चे, और इधर आगे कह रहे यही तो थे कट्टे भ्रष्टाचारी। मतलब जब आपके पास है तो सदाचारी, जब इधर आ गए तो भ्रष्टाचारी। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। ये जो भ्रष्टाचार, ये जो भ्रष्टाचार अजीत दादा पवार पे आरोप लगता है ये कर रहे थे, वो सरकार किसकी थी? वो सरकार तो यूपीए की थी। अब बताइए, उस सरकार में तो पार्टनर हम भी थे और पार्टनर हम भी थे। यानी अगर ये करप्शन कर रहे थे, जो इन पर चोरी करने का आरोप लगा रहे हैं, तो चोरी किसकी सरकार के अंदर हो रही थी? तो यानी इसके एक पॉइंट, जबकि आप कह रहे हो कि चोरी नहीं हुई है, लेकिन देखिए, अब मैं ये बात नहीं बोलता कि खर जो आदमी करप्शन करता है वो थोड़ी बोलता है मैंने करप्शन करी है, वो तो जांच होती है तो पता लगता है, सबूत भी नहीं मिल पाए। लेकिन एक बड़ा विषय है, एक बहुत बड़ा विषय है। 15 अगस्त का दिन आ रहा है, 15 अगस्त का दिन आ रहा है, और ये सवाल जो है, मैं दिल्ली के लिए सवाल पूछ रहा हूं, पूरी दिल्ली के लिए, पूरे देश के लिए। दिल्ली सरकार के मुखिया इस समय जेल में बंद है, तो झंडा कौन फहराने वाला है इस बार? हमें पूरी उम्मीद है कि दिल्ली सरकार के मुखिया उससे पहले ही बाहर आ जाएंगे, क्योंकि पीएमएलए कोर्ट ने बेल दे दी है, सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी है, फिर अपनी सीबीआई ले आए, इस उम्मीद में 4 महीने निकाल दिए। अच्छा, अब इस उम्मीद में अच्छा कौन सी डेट है? 15 अगस्त से पहले कौन सी डेट है बताइए? फिर चिट्ठी लेकर, अगर आपको इतना भरोसा था तो चिट्ठी लिखकर ये क्यों परमिशन मांगी गई कि इस बार 15 अगस्त पे आतिशी जी को झंडा फहराने की? अरे डेट ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, डेट ही नहीं है 15 अगस्त से पहले। सवाल का भरोसा है, पूरी कोशिश कर रहे हैं। आम खाओगे आप 15 अगस्त को बैठ के, डेट ही नहीं है उससे पहले बाहर कहां से आओगे? सवाल बात कर दी। एक एक अमित जी मैं आपको सीरियस
बताता हूँ, सूत्रों के हवाले से खबर है 15 अगस्त के लिए आम की पेटी मंगा ली है केजरीवाल जी ने। बाहर आने का कोई चांस नहीं है, अंदर बैठ के आम खाएंगे और यहाँ आकर के बात बोल रहे हैं। ये इतने गिरे हुए लोग हैं कि हेल्थ मैं गिरा हुआ हो गया मैम। अभी आप क्या कर रहे थे? हुआ पता नहीं, मैंने तो नहीं करा एक बार भी। भाजपा की बात कर रही हूँ। अभी चलती भी बहस में हुआ कर रहे थे। देखिए अब हुआ करना गिरा हुआ होता है, ये अपने शामिल अरविंद केजरीवाल जी अंदर है, वो आम खा रहे हैं, गिरा हुआ है। नहीं, ये केजरीवाल जी आम नहीं खा सकते, कैसी बात है? पहले भी खा रहे थे, ये कैसी बात हुई? जरूरी नहीं, ये कैसी बात हुई? ये कोई वो नहीं है कि आपकी तभी होगी मैम मत खाइए आम, आप कुछ और खा लीजिए। पहले तो सीजन भी नहीं था तब खा रहे थे, अब तो सीजन है। आप मशरूम खाइए। कैसी बात है? लोगों को 80 करोड़ कैसे रेलेवेंट है? यहाँ पर आप आम की बात कर रहे हैं, आम बड़े मीठे होते हैं, सबके मुंह में पानी आ गया है। लेकिन मेरा निवेदन है एक एक करके हर विषय पे बात हो। ये सुविधा की राजनीति जो है, राजकुमार भाटिया, मैं आपकी बात आता हूं, ये जो सुविधा की राजनीति है, इसमें हर पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से पॉलिटिकल गेम खेलती है। आप भी अपना पॉलिटिकल गेम खेलते हैं सुविधा के अनुसार। आपके एक नेता कहते हैं कि देखिए ये जो वक्फ वाला एक्ट आया है ये पास नहीं होना चाहिए, अगर पास होगा तो मतलब ये तो इस्लाम का जानकार तो मैं हूं, कुरान का जानकार तो मैं हूं, हम फैसला करेंगे, सरकार फैसला करेगी। पॉइंट ये है कि वक्फ किसी भी जमीन पर कैसे भी करके अगर कब्जा कर ले और चिन्हित करके कब्जा करे, यही आरोप है। और सिर्फ ये एक तबके के आरोप नहीं है, कई तबकों के आरोप है। तो क्या अगर उस सिस्टम और उसका अपना और वक्फ भी उसका फैसला करे, जज भी उनका है, मुंसिफ भी उनका है और इंसाफ भी उन्हीं का है, और अदालत में जाने का अधिकार नहीं है, जबकि रामलला का जो टाइटल सूट था वो सुप्रीम कोर्ट में गया जो इस देश के आराध्य थे, लेकिन वक्फ का मामला किसी कोर्ट में नहीं जाएगा, हाई कोर्ट, सेशंस कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, वक्फ का फैसला वक्फ ही करेगा। ये इंसाफ है क्या? और आप लोग संविधान की बात करते हैं। देश की स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी और उसका समर्थक मीडिया, उसका सारा जोर होता है मुसलमान को बदनाम करने में, मुसलमान के खिलाफ बोलने में, उनके खिलाफ नफरत फैलाने में, उनके ऊपर झूठे सच्चे आरोप लगाने में। क्या इस देश में ऐसा संभव है कोई किसी प्रॉपर्टी पर जाकर कब्जा कर ले और उसकी कोई सुनवाई ना हो? कोई कोर्ट नहीं है, न्यायालय नहीं है, कोई अदालत नहीं है। वक्फ ने तो ताजमहल पे भी दावा किया था कि वक्फ की प्रॉपर्टी है, मिली तो नहीं, मिली क्या? दूसरी बात, हम में से बहुत लोग ये नहीं जानते होंगे, देखने वाले दर्शक जो हैं, कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती क्या है। वो प्रॉपर्टी वो होती है जिसे मुसलमान लोग ही दान करते हैं वक्फ को। वो कहीं सरकार नहीं देती उसे, या कहीं से दूसरे समाज से नहीं आती, तो उनकी अपनी प्रॉपर्टी है, उनका अपना प्रबंधन है। ये सब जगह है। सिखों के गुरुद्वारों का प्रबंधन कौन करती है? शिरोमणि की गुरुद्वारा प्रबंधक समिति। बिल्कुल बिल्कुल। हिंदुओं के मंदिरों का प्रबंधन कौन करते हैं? उनकी मैनेजमेंट है, सबकी समितियां बनी हुई हैं, ट्रस्ट बने हुए हैं। तो ये निशाना साधना, असली सच्चाई तो ये है, इनके दो कारण हैं। ये जो इसमें वक्फ में कानून को इतना जरूरी नहीं है कि बदलना, चेंज करना, लेकिन बदलना भी था तो पहले जिस समाज के लिए लेकर आ रहे हो आप, ये कह रहे हैं हम तो मुसलमानों की बेहतरी के लिए लेकर आ रहे हैं, पहले किसानों की बेहतरी के लिए लेकर आए थे, उसमें सारे किसान सड़क पे आ गए। अब मुसलमानों की बेहतरी के लिए लेकर आ रहे हैं, वो इसके विरोध में है। भैया जिसकी बेहतरी के लिए लेकर आ रहे हैं उनमें से आपके नेता ने कहा वो सड़क पे भी आ सकते हैं। उन लोगों में से कुछ अच्छे लोगों को चुन के, जो विद्वान हो, जो जानकार हो, सलाह ले लिया करो। उसमें गलत, इनके दो वजह हैं। मैं दो थोड़ा समय लेना चाहूंगा, 10 सेकंड लेना नहीं, क्योंकि आपने बोला कि मीडिया वाले भी टारगेट करते हैं। मैं एक इतिहास बताना चाहता हूं, और ये इतिहास इस देश के जनता को जानने का संपूर्ण हक है और सबको हक है। तमिलनाडु के तिरुचुथुरई में एक गांव है, एक तिरुचुथुरई का एक मामला है जिसमें जमीन बेचने गया था एक व्यक्ति, और जमीन पर पहले ही वक्फ बोर्ड का कब्जा था, और केवल एक जमीन पर नहीं बल्कि पूरे गांव पर उसका दावा था। तमिलनाडु का जो तिरुचुथुरई गांव है वो पूरा हिंदू बहुल गांव है, और वहां पर जो एक मंदिर है वो 1500 साल पुराना है। वो गांव का गांव वक्फ बोर्ड के पास कैसे चला गया? ये इंसाफ हुआ था या अविश्वास हुआ था? ना सुनना पड़ेगा। 2014 में कांग्रेस की सरकार जब जा रही थी, वक्फ के नाम पर इस देश दिल्ली के अंदर, ये जो दिल्ली इलाका है जहां से हम और आप आते हैं, उस दिल्ली इलाके के अंदर, पॉश एरिया के अंदर कई सारी जमीनें रातों रात वक्फ के नाम कर दी गई, और मनमोहन सरकार का ये रिटर्न गिफ्ट था वक्फ बोर्ड को। और ये बात प्रमाणिक है, जब सरकार जा रही थी, यानी जब आचार संहिता लग चुकी थी, तब यह फैसला किया गया, तब नोटिफिकेशन जारी किया गया। 2 उदाहरण दिए आपने, 200 उदाहरण ऐसे भी हैं जहां वक्फ की प्रॉपर्टी पे दूसरे लोगों ने कब्जे कर रखे हैं। दो दीजिए वक्फ की जगह शिकायत चल रही है। उनका केस तो वक्फ के बाद दिल्ली में कई प्रॉपर्टी हैं। ओके, दूसरी बात,
वक्फ की प्रॉपर्टी लगभग 1.5 लाख 2 लाख प्रॉपर्टी है, 9 लाख एकड़ तो जमीन है खाली। मैं जवाब कोई एक दो केस का मसला नहीं है, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं इनकी नजर उन जमीनों पर है। ये अभी नजूल भूमि के लिए कानून लेकर आए उत्तर प्रदेश विधानसभा में, और इनकी पार्टी के अंदर से विरोध हो गया, क्योंकि नजूल की भूमि जो पड़ी है खाली। इधर मत भागिए, अयोध्या में इन्होंने कई हजार एकड़ जमीन 3 इंडस्ट्री को दे दी, 3 उद्योगपतियों को दे दी, जो सेना की जमीन है, जो सेना के पड़ाव की जमीन है। ठीक है, ये करना चाहते हैं, ये भूमाफिया की तरह काम कर रहे हैं। जी, इनकी जमीन पर नजर है, इसलिए ये बात अपोजिशन ने बोली कि आपकी जमीन पर नजर है, अखिलियतों की जमीन पर नजर है, सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, अपोजिशन की बड़े नजर है, इनकी रेलवे की जमीन पर भी नजर है। अभी भाटी जी ने कहते अभी सुनिए ना, बात को सुनिए। अभी भाटी जी ने कहते रेलवे और सेना जो है वो तो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन वक्फ कौन सी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है? अयोध्या में सेना की जमीन दे दी उसको। अभी भाटी जी ने कहते कहा वक्फ ने तो ताजमहल की भी जमीन मांगी थी, मिल गई क्या? तो दे दें क्या? वो आपकी मांग लेगा, दे दें क्या? देश की किसी की भी मांग लेगा, दे दें क्या? मैं फैक्ट पे जवाब दे रहा हूं, मैं फैक्ट पे जवाब देता हूं। सिद्धार्थ यादव को भी सुन लीजिए, यादव जी को भी सुन लीजिए, बीजेपी के नेता सिद्धार्थ यादव को भी सुन लीजिए 30 सेकंड के लिए। देश में जब पहली बार वक्फ एक्ट आया गया था, इसका केस गया था लंदन में, जब हम गुलाम थे। वहां की कोर्ट ने इसको इलीगल बताते हुए कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पर तुष्टीकरण तो तभी शुरू हो गया था, तभी से बता दिया गया। तब यहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो यहां का शासन था, उन्होंने कहा नहीं हम वक्फ टाइप बनाते हैं। उसके बाद ये काले अंग्रेज आ गए। कांग्रेस ने आने के बाद 55 में बदला, 66 में बदला, 96 में बदला, आप बदलो 3 बार, और वक्फ एक्ट में आपने वो प्रोविजंस कर दिए जो गैर इस्लामिक है। अरे मजार का प्रोविजन कर दिया, मजार तो कुरान में नहीं लिखी, आप वक्फ एक्ट में दे सकते हो। आज कोई पुल जा रहा है दिल्ली में, ऊपर से जा रहा है, उसमें मजार बन जाती है और कहते हैं मजार हमारी थी। पहली बात। दूसरी बात, गांव का उदाहरण अभी आपने दिया, तमिलनाडु के गांव का 1500 साल पुराना मंदिर, 1400 साल पुराना धर्म, पर मंदिर उनका। कमाल बात है। और यह कैसा एक्ट हुआ जहां पर जो सर्वेयर होगा, वो सर्वेयर भी इस्लामिक स्कॉलर होगा, वही जाएगा, वक्फ का व्यक्ति जाएगा और जाके सर्वे करेगा जमीन हमारी है या नहीं, फिर आगे ट्राइब्यूनल में बैठ जाएगा, फिर आगे ट्राइब्यूनल में कहेगा हां ये जमीन हमारी है। और इस बात को लेकर के आप कोर्ट में नहीं जा सकते। और मैं बताऊं इनको मिर्ची क्यों है। 101 करोड़ दिए इन्होंने 2005 के बाद, आरटीआई का डाटा है, वक्फ बोर्ड को 101 करोड़ दिए इन्होंने। उत्तर प्रदेश पूरा दे डाला वक्फ बोर्ड को समाजवादी पार्टी ने, और 123 लुटियंस की जमीन दी कांग्रेस पार्टी ने। ये जो इनके साथ तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है कि ऊपर के जो कुछ आका हैं उनको मना करके चलो, उनको साथ जोड़ करके चलो, नीचे का समाज मांग करे जा रहा है कि इसको बदला जाए। आप क्यों नहीं बोलते कि महिलाएं उसमें नहीं होती? किसी ने बोला एक बार भी? क्या इस देश की आधी आबादी, क्या मुसलमान 2 बहनें बैठी है हमारी वहां पे, वो वक्फ की मेंबर नहीं हो सकती? पर हमारे आज देश में 21वीं सदी में भी एक ऐसी पितृसत्ता सोच की एक ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि बात वोट की है, बात वोट की है, इसलिए नहीं बोलेंगे। पाशा साहब भी है, क्योंकि आवाज पार्टी भी आरोप लगा। एक सेकंड, पाशा साहब एक वाक्य मुझे नहीं, अब पाशा साहब एक बार भी नहीं बोले, केवल एक वाक्य, अन्याय हो जाएगा। नहीं अन्याय नहीं, उन्होंने बहुत एक आपत्तिजनक वाक्य बोला। क्या? ये लोगों में गुस्सा भरने के लिए, लोगों में नफरत भरने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए आप गलत बताइए, इस तरह के गलत वाक्य समाजवादी पार्टी ने पूरा उत्तर प्रदेश दे दिया। मैं फैक्ट के साथ बोल सकता क्या बात कर रहे हैं? कितने कब्रिस्तान इन्होंने बांटे, जितना लैंड इन्होंने बांटा, उसका इतिहास है, आरटीआई है। एक उदाहरण पूरा उत्तर प्रदेश दे दिया। इस तरह की गलत बयानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आपने अपने काउंट आपने दस। ओके पाशा, मैं आऊंगा मैंने पाशा साहब एक बार भी नहीं बोले। पाशा साहब, मतलब वक्फ के अंदर आप तो खुद जानकार आदमी है, ये बताइए फैसला कौन करता है, सर्वेयर कौन होता है, और निर्णय कौन लेता है, बता दीजिए। ये सब आरएसएस करती है, अगर आपके शब्द आरएसएस करती है, वक्फ के अंदर आरएसएस करती है। वाह, बहुत बढ़िया सर। झूठ की खेती, सुनिए, थोड़ा तो बख्शिए प्रभु। झूठ की खेती बोना और फसल काटना और वोट हासिल करके जनता को भ्रमित करके, सच क्या है, सांप्रदायिकता फैला करके, सच बता दीजिए, सांप्रदायिकता फैला करके वोट लेना, ये भारतीय जनता पार्टी का एक ही एजेंडा है। और भारतीय जनता पार्टी इस एजेंडे पर फेल हो गई है, जनता ने रिजेक्ट कर दिया। झूठ की खेती की प्राइम मिनिस्टर ने, मंगलसूत्र छीन लेगा मुसलमान, भैंस क्यों खींच के ले जाएगा तुम्हारा मुसलमान, छीन के ले जाएगा। ये झूठ की खेती करने वाले लोग सारे झूठ बोले, जितने तथ्य दिए आपने, जितने आपने तथ्य दिए, वो सब झूठ के झूठ है। मैं अभी चैलेंज करता हूं, आप किस गांव में कब्जे की बात कहां तक है आपको नहीं मालूम? मैं खामोश था,
आप भी खामोशी से सुनिए। बिल्कुल बोलिए, मैंने आपके बोलिए, झूठ सच को बोलिए। सुना है, आपके झूठ को खामोशी से सुना है, बर्दाश्त किया है। आप भी सुनिए हमें। मैं चलो सुनाओ। ये झूठ की जो आप अभी तक जो वक्तव्य दे रहे थे झूठ पर आधारित, वक्फ के बारे में आपको मालूम नहीं है वक्फ है क्या, वक्फ बोर्ड है क्या, नहीं मालूम है आपको। ये एक धार्मिक संस्था है, दान दिया जाता है, उसमें किसी दूसरी जमीन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते आप। हमारे पास 100 बीघा जमीन है, हमने 10 बीघा जमीन वक्फ कर दिया। वक्फ यानी डेडिकेट करना, वक्फ का जो ट्रांसलेशन है इंग्लिश में डेडिकेट करना है। डेडिकेट किसके लिए? वेलफेयर के लिए, चैरिटी के लिए, गरीब बच्चों के लिए, यतीम खाने के लिए, उनके पढ़ाई के लिए, उनको स्वास्थ्य की सुविधा देने के लिए। ये वक्फ की संस्था है। वक्फ बाय यूजर क्या होता है? इतना पूछ आप चुप रहिए। वक्फ बाय यूजर क्या होता है? इतना सा निवेदन है। मैंने आपको नहीं, वक्फ बाय यूजर क्या होता है? मैंने आपको, मुझे चुप वक्फ बाय यूजर क्या है? झूठ मत फैलाइए। दो वक्फ होते हैं। मैं जानता हूं वक्फ क्या है, मैं जानता हूं वक्फ क्या है। वक्फ बाय यूजर क्या है? उनको दीजिए ना। आपने प्रधानमंत्री के विश्वविद्यालय में पढ़ा है, आपने, मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा है, आपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ा है। अरे मैंने देश के केंद्रीय विश्वविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा है। जनता को जानना चाहिए, जनता को जानना चाहिए कि दान दी जाती है जमीन, बिल्कुल आपने पैसे भी दान दिए जाते हैं और चैरिटी के लिए दिए जाते हैं और उसका इस्तेमाल चैरिटी के काम के लिए होता है। ये एक धार्मिक संस्था है और सरकार उसको मैनेज करती है। आप 2013 का अमेंडमेंट देखिए, 2013 में एक अमेंडमेंट एक्ट आया था, बिल आया था, और उसमें जो गड़बड़ियां होती थी, दूसरे लोग जो कब्जा कर लेते थे वक्फ की जमीन पे, जो इंक्रोचमेंट वक्फ की जमीन पर दूसरे लोग करते, आप तो बिल्कुल गलत कह रहे थे कि वक्फ कब्जा करती है, नहीं, वक्फ की जमीनों पर दूसरे लोगों ने कब्जा किया हुआ है। सैकड़ों जमीनें ऐसी हैं जो वक्फ ने कब्जा किया हुआ, वक्फ की जमीन पर कब्जा किया गया है और उसका मैनेज करने के लिए बनाया गया था, डेडिकेट करना। आपकी बात को माना, अब आपकी बात को सुना। आपने बोला वक्फ का मतलब होता है डेडिकेट करना। अब बताइए 1500 साल पुराना मंदिर, क्यों कोई मंदिर क्यों डेडिकेट करना है वक्फ को? झूठ नहीं, सच है सर। झूठ नहीं, सच है सर। चेक कर लीजिए। फिर आपकी जानकारी सही नहीं है। मैं माफी के साथ बोल रहा हूं आपको, ये नहीं आपकी जानकारी के दिए गए फैक्ट को रखा है। नहीं, ये फैक्ट सही है सर। देश के सदन में भी फैक्ट को रखा गया है, देश के पार्लियामेंट में भी इस फैक्ट को रखा गया है। नहीं, फिर अगर है तो आपके साथ साथ उसी टाइम चैलेंज करिए इस बात को। मेन विरोध क्या है? ये केस कोर्ट में गया था, कोर्ट में जाकर डिसाइड हुआ, कोर्ट ने बोला कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। और अगर आप बहुत वक्फ की जानकारी तो बताइए, वक्फ बाय यूजर क्या होता है? अरे वक्फ बाय यूजर क्या होता है बोलिए। जनता ने नहीं बोलेंगे। उन्हें 30 सेकंड दीजिए। अब आप 30 सेकंड दीजिए। आपने 30 सेकंड दीजिए। बस 30 सेकंड। अरे आपने झूठ फैलाने का काम किया है। वक्फ को लेकर विरोध क्या है? जो अमेंडमेंट जो अमेंडमेंट लेकर के आई है सरकार, मैं बताता हूं। ट्रिब्यूनल में कौन होता है? जज कौन होता है वक्फ का? मैं बताऊंगा। विरोध का पॉइंट कमाल बात है क्या इस बिल में ये कहा जा रहा है कि वक्फ का अधिकार जो है वक्फ की बोर्ड के पास नहीं होगा, डीएम को सारा अधिकार दिया जाएगा, ये कहा जा रहा है। डीएम कौन होगा? डीएम कौन होता है वक्फ को कंट्रोल करने वाला? अरे कमाल बात, राम जन्मभूमि डीएम कंट्रोल करता है, इनकी बात डीएम कंट्रोल करेगा, मस्जिद के ट्रस्ट को डीएम करेगा। बताता हूं, बिल्कुल बताता हूं। अरे मंदिर के ट्रस्ट में किसके पास है? किसके पास है सर? कौन? राम मंदिर मैं 2 बात बता। दूसरा ये महिलाओं की बात, मंदिर एक सेकंड आपने महिलाओं की बात उठाई। हम नॉन स्टॉप बोल रहे हैं, महिलाएं नॉन स्टॉप बोल रहे हैं सर। आप तो तकरीर करने लग गए सर, आप शांत होइए। मुसलमानों के मेंबर होने पर, महिलाओं के मेंबर होने पर कोई, अब मेरा निवेदन जो मेन है, अरे मान जाइए, मानिए। अब देखिए मुझे चर्चा भी बढ़ानी दीजिए, बाकी मेहमान भी है। पहली बात तो आरएसएस में महिलाएं नहीं होती, ऐसे झूठ फैला रहे हैं। सेविका समिति आरएसएस की विंग है जो देश की सबसे बड़ी महिलाओं की, जैसे विद्यार्थी परिषद स्टूडेंट्स की है, मजदूर संघ मजदूरों की है, जैसे मजदूर संघ मजदूरों के, सब जानते हैं इस बात। अलग समिति वक्त पे बात बता देता हूं। अलग समिति। मंदिर से कंपैरिजन करना एप्पल को ऑरेंज से कंपेयर करने जैसा है, कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। आप अगर कहें कि राम जन्मभूमि के मंदिर का ट्रस्ट में कौन है कौन नहीं है, उससे बात नहीं है। 10 चुप रहे बुरी तरह से, ये अन्याय। दिस इज नॉट फायर। अब 10 लाख एकड़ देश की तीसरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी का जो पूल है वो वक्फ के पार्ट है। 10 लाख एकड़ पर हमारे देश के प्रशासनिक अधिकारी, डीएम, कोर्ट्स, हमारे देश की अदालतें नहीं बोल सकती। क्यों नहीं बोल सकती भाई? आप मेरे को एक इस्लामिक देश बताओ जहां पे ऐसा है। एक इस्लामिक देश बताओ जहां पे ऐसा है। एक इस्लामिक देश व्हाट से रिलेटेड डिस्प्यूट जाते हैं कोर्ट में। है कोई इस्लामिक कंट्री बताइए। इस्लामिक देखती है कि जमीन के प्रॉपर्टी किसके पास है,
उस पर फैसला करती है। ये क्या तरीका है? ये सवाल झूठ बोल पूछा रहे मिस्टर पाशा। हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। आपसे सीधा सवाल है, एक इस्लामिक देश बताइए जहां पर वक्फ जैसा कानून है, भारतीय संविधान के तहत वक्फ चलता है, वक्फ जैसा कानून है, एक इस्लामिक देश बताइए, हाई कोर्ट में, लोकल कोर्ट में, मेरा अंतिम ये सारे कोर्ट में जाते हैं। और जो जेन्युइन पेपर होता है, ये जो बाबरी मस्जिद तरीके से दे सकते हैं, जो बाबरी मस्जिद अरे सुन लीजिए महाराज, सुन लीजिए, तकरीर मत करो, सुनो। हाशिम अंसारी उसी वक्फ बोर्ड की तरफ, सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से बाबरी मस्जिद का केस लड़ रहे थे। अभी हो गया, वक्फ का हिस्सा वक्फ का था, वो बाबरी मस्जिद के पेपर थे, ये तो हाईजैक हो गया मामला, ये कैसे लेकिन होगा? कोर्ट का फैसला जो आया वो आस्था के आधार पर आया, पेपर के आधार पर नहीं आया। मैं बस 10 सेकंड दे रहा हूं। एक सेकंड। सर, जब भी वोट लेने की बारी आती है, सभी पार्टियां ये क्यों बोलती हैं कि ये धर्म है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? आप इस चीज को बताएं। ये सबसे ज्यादा करते हैं धर्म के नाम पर। 101 करोड़ बताया ना मैंने आपको। अरे ये कैसी बात? अच्छा आप मेरे को बात बताइए, हमने बोला सबका साथ सबका विकास, हमने इस देश में बोला 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, कभी नहीं बोला धर्म, कभी नहीं बोला जाति, कभी नहीं बोला कुछ और। जब हम लोगों को दे रहे थे आयुष्मान कार्ड, हमने किसी की जाति नहीं पूछी। जब हम लोगों को दे रहे थे सिलेंडर, हमने किसी की जाति नहीं पूछी। और ये लोग क्या करते हैं? ये लोग क्या करते हैं? मौलानाओं की सैलरी बढ़ाएंगे। क्यों बढ़ाएंगे भैया? मंदिरों में बढ़ाओ, आप मौलानाओं की सैलरी बढ़ाओ, आप वक्फ बोर्ड को ज्यादा पैसा दो, आप उनको संपत्ति दो, आप जाकर के सेलिब्रेशन करो। ये कैसी बात है? अरे बारी मेरी, आप बोलोगे तो तेज बोलना पड़ेगा ना। प्रियंका जी 30 सेकंड। कि जब प्रधानमंत्री मोदी पूरा ओबीसी आरक्षण और आरक्षण के ऊपर बोल रहे थे, तो इन्हीं के टीडीपी अलायंस पार्टनर उन्होंने 4% मुस्लिम रिजर्वेशन किया। तो ये दिखाते कुछ है, बोलते कुछ है। उत्तर प्रदेश में किया, शमशान चाहिए, ये कब्रिस्तान चाहिए। हिंदू मुस्लिम की राजनीति ये करते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्ट। ये इलेक्टोरल बॉन्ड की जांच नहीं होनी चाहिए क्या? कितने पैसे खाए इन्होंने? कितने पैसे खाए? नहीं, अब मैं बताता हूँ। हिंदू मुस्लिम की राजनीति मैं इनकी बता देता हूँ। आप भी बोल रहे थे ना बीच में, मैं बोलता हूँ। इन्होंने ऐसी कंपनीज को ठेके दिए। अभी देखो बुंदेलखंड, ये तो अभी घूम के वापस अपने जाएंगे, नहीं बात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने झंडा दिखाया, ढह गया वो वहां पे फ्लाईओवर, एयरपोर्ट ढह गया। ऐसे इन्होंने ये जानलेवा हो चुकी है इनकी करप्शन। अमित जी सब मेरे बीच में बोलते हैं, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा। आपको 10 सेकंड देना पड़ेगा। हिंदू मुस्लिम की राजनीति मैं आपको बता देता हूं। गाजा में होगा तो ये बोलेंगे, बांग्लादेश में होगा तो ये नहीं बोलेंगे। ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति। गाजा में जाएंगे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी सब ट्वीट करेंगे, पर बांग्लादेश की माइनॉरिटीज के साथ होगा तो ये नहीं बोलेंगे। ये है इनकी हिंदू मुस्लिम की राजनीति। क्या देश की माइनॉरिटी नहीं है? गाजा की माइनॉरिटी है पर बांग्लादेश की नहीं है। ये है इनकी तुष्टिकरण की राजनीति। ये वोट बैंक के लिए करते हैं और यहाँ खड़े होकर के बात बता रहे हैं। कमाल बात है। राजकुमार भाटी, ये तो देखिए, अगर एक सेकंड देखिए पाशा साहब, अब आप ये हाईजैक नहीं कर सकते। राजकुमार भाटी की बारी है। नहीं सर, अनफेयर हो जाएगा। अनफेयर नहीं मैं अपने मेहमान के साथ होने दूंगा। सर पाशा साहब, आपके पास नंबर है, कम्युनिटी वाइज से 7.9% है, और क्या नंबर कोई नंबर नहीं है आपके पास। अरे 22% से 7.9 में नंबर दे रहा हूं। वहां के लोग हिंदू भाइयों की रक्षा में खड़े हैं। एक सेकंड, क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूं कि बांग्लादेश में जो लोग मारे जा रहे हैं इस पूरे आंदोलन में, उसका कोई डेटा आपके पास है कि कितने हिंदू मारे गए, कितने मुस्लिम मारे गए, कितने सिख मारे गए, कितने क्रिश्चियन मारे गए? आपके पास डेटा? कोई भी मारा गया है, हम उसकी पाशा साहब ने बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट रखा है। पाशा साहब ने बोला कि कोई डेटा होना चाहिए। सही बात है, एक डेटा होना चाहिए कि बांग्लादेश में कितने हिंदू मारे गए, कितने सिख मारे गए, एक डेटा होना चाहिए। पाकिस्तान के लिए भी एक डेटा होना चाहिए कि कितने हिंदू मारे गए, कितने सिख मारे गए। सही पॉइंट है आपका कि डेटा होना चाहिए। सर किस चीज का डेटा चाहिए? 1947 में कितने हिंदू थे पाकिस्तान के अंदर? कितने हिंदू थे पाकिस्तान के अंदर? ना सुनना पड़ेगा सर, सुनना पड़ेगा। ना 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 जब बांग्लादेश, जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के तौर टुकड़े करे और मुफ्ती भाईनी को सपोर्ट करके बांग्लादेश बना, वहां कितने हिंदू और सिख थे और आज कितने बचे हैं? आपको डेटा चाहिए, सबूत चाहिए। आपको राम मंदिर का सबूत चाहिए, हिंदू मारे जाए तो सबूत चाहिए। सबूत सबूत सबूत, हर वक्त आप लोगों को सबूत चाहिए। नहीं, बांग्लादेश में लाखों बिहारी मुसलमान मारे गए, वो एक अलग झगड़ा था। कमाल की बात कर रहे हैं, झगड़ा था के घर जलाए जा रहे हैं, बांग्लादेश में लाखों बिहारी मुसलमान मारे गए, फैक्ट है। मंदिर तोड़े जा रहे हैं, इस्कॉन मंदिर में बम फूटा, ये तो सामने हो रहा है सबके, और आप डिनाई कर रहे हैं। बांग्लादेश का मसला हिंदू मतलब इसको तो आपके सहयोगी भी डिनाई नहीं करेंगे। बांग्लादेश का मसला हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं है। ये शॉकिंग है। बांग्लादेश में आप कह रहे हैं छात्रों ने आंदोलन किया था, रोजगार को लेकर, रिजर्वेशन को लेकर के आंदोलन किया था। वो हिंदू मुस्लिम का आंदोलन नहीं था, इसलिए हिंदू मुस्लिम का आंदोलन पूरे घर को जला दिया गया है।
आप कह रहे डेटा होना चाहिए, डेटा लाइए जी, डेटा लाइए, वहां की समस्या दूसरी है, दिखाइए सबूत, श्रीलंका की समस्या दूसरी है। अगर कोई जल गया है तो उसका जला हुआ शरीर लाइए, किसी की गर्दन कट गई है तो कटी हुई गर्दन लेके आइए। मांग रहा है इस देश का विपक्ष, इस देश का विपक्ष चाहता है कि हिंदू वहां कितने मरे हैं उसका सबूत दिखाए सरकारें। कमाल है सर, ये अनफेयर है सर, ये अनफेयर है सर, ये अनफेयर है सर, ये अनफेयर है, ये गलत है सर। नहीं सर, मैं वाकई में दुखी हूं, मैं दिल से दुखी हूं। देने के लिए क्या हो रहा है, क्या मांगा जा रहा है सबूत? किसानों को एमएसपी देने के लिए बिल नहीं लाएंगे, वो महंगाई कम करने के लिए बिल नहीं लाएंगे, वो वक्फ बोर्ड के लिए बिल लेकर के आएंगे, सिर्फ सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं। इतनी पीड़ा और दुख होती है, पूरा विपक्ष आज क्या ऐसी मजबूरी है, राहुल गांधी से लेकर के जितने पैनलिस्ट यहां खड़े हैं और जितनी इनकी पार्टियां हैं, सबके सामने वीडियोस हैं, मंदिर जलाए जा रहे हैं, महिलाओं के साथ रेप किया जा रहा है, घरों में घुसा जा रहा है। क्या ऐसी मजबूरी और कौन सी वो घृणा है कि जवाब नहीं, मंदिर बचाने क्या के वो लिए घृणा है? हिंदू और भाई सबूत घर चाहिए बचाने आपको, के लिए भी खड़े हैं। मैं सबूत देता हूं, मैं सबूत देता हूं, दिखाऊंगा, मैं सबूत देता हूं, वीडियो दिखा रहा हूं। 22% हिंदू भाइयों के घरों को और मंदिरों को बचाने के लिए लोग वहां खड़े हैं, बचे, कहां वैसे लोग हवा में उड़ गए, कहां गए वो सब? मेरा क्वेश्चन ये है कि क्यों डीएम और एसडीएम वक्फ बोर्ड की जमीनों के कागजात या उनकी जमीनों के हिस्सेदार क्यों नहीं हो सकते? ये अच्छा सवाल है, ये अच्छा सवाल है आपका। ये वक्फ बोर्ड भी है उसी तरह से जैसे कोई मंदिर का ट्रस्ट होता है, गुरुद्वारा का ट्रस्ट होता है, उसमें भी कोई डिस्प्यूट होता है तो कोर्ट में जाता है, उसमें डिस्प्यूट होता है तो वो पुलिस भी देखती है, डीएम भी देखता है, इसमें कोई फर्क नहीं है। फर्क यह है कि मैनेजमेंट कमेटी जो है वो धार्मिक संस्था है, वक्फ बोर्ड जैसे आपका ये जो राम मंदिर ट्रस्ट है धार्मिक संस्था है, जो गुरुद्वारा ट्रस्ट है धार्मिक संस्था है, उसका मैनेजमेंट उसी धर्म से जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं वो देखते हैं, वो कानून बनाते हैं और वो कानून हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में होता है, संविधान के दायरे में होता है। इसलिए ये भ्रम जो फैलाया जा रहा है कि वो डीएम नहीं, अब ये कहा जा रहा है जो सीईओ होता है उसमें वक्फ बोर्ड का, वो गवर्नमेंट का अपॉइंटेड होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, गवर्नमेंट का ऑफिसर होता है, वो सारी चीजों को देखता है, उसके फंड को देखता है, उसके रूल रेगुलेशन को देखता है। आपको डीएम पे यकीन क्यों नहीं है? आपको ये कहा जा रहा पूरा है जिला डीएम पे यकीन करता है, वक्त डीएम पे यकीन नहीं कर रहा। सुपरसीड करने के अधिकार डीएम को दिए जा रहे हैं इस बिल में। तो क्या दिक्कत है? बिल्कुल कुछ दिक्कत है। क्यों? अगर राम मंदिर ट्रस्ट के मैनेजमेंट को दे देंगे डीएम को? नहीं, राम मंदिर का ट्रस्ट का मैनेजमेंट नहीं है, वही है, उसी तरह राम मंदिर की जमीन पूरे देश में तीसरे नंबर की जमीन नहीं है। की बातें हैं बिल्कुल। ओके, और वही लेकिन ये वक्त के मामले पर आपने सहयोगियों को मना लिया है, एनसीपी को, टीडीपी को, जेडीयू को, इसीलिए तो 10 साल में पहली बार किसी बिल को जेपीसी में भेजना पड़ा है। देखिए अमीश जी, आपको भी गठबंधन धर्म अब निभाना आ रहा है धीरे धीरे। अमीश जी, पहले भी हमारा पहले भी जो बिल आए, 10 साल से भी एनडीए सरकार चली, हमारे सहयोगी हमेशा हमारे साथ थे, हर बिल पे हमको समर्थन मिला, हमारे पास मैंडेट था वो अलग, पर आप वो सहयोगी बताइए कि बिल था, बिल आया और एनडीए के टोटल नंबर से कम वोट पे पास हुआ, हमेशा एनडीए ने साथ दिया और हमेशा साथ खड़े रहे। इसलिए गठबंधन धर्म भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छे से आता है, इसमें कोई समस्या नहीं है। रही बात सहयोगी दलों की, सहयोगी दल के मंत्री तो सदन में खड़े होकर के बात कह रहे हैं, वो तो सब लोग आकर के कह रहे हैं जेपीसी में भेजना एक स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। बीजेपी को लग रहा है स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बिल को जेपीसी में भेजना जरूरी होता है। ये देश का माहौल बिगाड़ने का षड्यंत्र किया जा रहा है, एक नफरत फैलाई जा रही है कि हिंदू सारे बहुत बढ़िया होते हैं और मुसलमान सारे खराब होते हैं। कुछ खराब हिंदुओं में भी हो सकते हैं, कुछ अच्छे लोग मुसलमान में भी हो सकते हैं। अब व्यक्ति का चरित्र देखना चाहिए, व्यक्ति का कार्य देखना चाहिए, केवल पूरे समाज को एक ये किसने बोला ऐसा? बीजेपी से किसने बोला ऐसा? ये पूरी डिबेट का विषय ये होता जा रहा है। कैसे? कि वक्फ बोर्ड बेईमानी करती है, वक्फ बोर्ड जमीनों पर कब्जे करती है, वक्फ बोर्ड में मुसलमान ये करते हैं, हिंदू मारे जा रहे हैं वहां। एक बात बताइए मुझे आप, बहुत गंभीरता से मैं पूछना चाहता हूं, सामने बच्चे बैठे हैं, हमारे स्टूडेंट बैठे हैं, किसी देश में भी दुनिया में कहीं भी किसी निर्दोष व्यक्ति की हत्या होगी, क्या सबको दुख नहीं पहुंचेगा? पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? क्या हम पहले उसका धर्म जाति देखेंगे? इनका ये कहना ही इनके दुराग्रह का प्रतीक है कि ये लोग जब मुसलमान मरते हैं तब तो सवाल उठाते हैं, हिंदू मरते हैं हमें दुख नहीं। अगर बांग्लादेश में एक भी हिंदू मरा है तो क्या हमें दुख नहीं है? बांग्लादेश में जो हुआ है वहां सत्ता बदली गई है, सत्ता पलट हुआ है, विद्रोह हुआ है, वहां की प्रधानमंत्री को भागना पड़ा है, वहां हालात खराब हैं, जो भी वहां हत्याएं हो रही हैं, आगजनी हो रही हैं, सबको चिंता है। और हिंदुओं के लिए खास तौर से इसलिए चिंता है कि वो वहां अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक की सुरक्षा होनी चाहिए। सर चिंता अगर हो रही है ना, चिंता सदन में दिखाई दी ना, चिंता ट्विटर में दिखाई दी। नहीं मैंने सवाल पूछा आपसे, नहीं ये सवाल पूछा,
ये नहीं मैंने होता। अब क्या नहीं हो सकता? सुनिए, सवाल तो पूछा जाएगा ना सर। नहीं, सवाल मैं कहा सदन में भी पूछना चाहिए था ना। बात पूरी हो जाए। हाँ बोलिए। जो भी खास तौर से वहां मंदिरों पे हमले हुए एक दो जगह, हिंदू भाई मारे गए हैं, बेटियों के साथ छेड़छाड़ हुई है, सबको चिंतित होना चाहिए। और जो जहां अल्पसंख्यक है उसकी सुरक्षा पहले होनी चाहिए। लेकिन हमें वो चित्र भी, उनकी प्रशंसा भी करनी चाहिए कि मुस्लिम लड़के मंदिरों के सामने बैठ के पहरा दे रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए बैठे हैं जी। कुछ वहां नालायक लोग हो सकते हैं जिन्होंने हमले किए हैं, लेकिन बांग्लादेश हमारा हमेशा मित्र रहा है। बांग्लादेश की जनता और भारत की जनता में बड़ा प्यार रहा आपस में। एकदम पूरे समाज को या पूरे देश को कटघरे में खड़ा कर देना कि वहां केवल हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, हिंदुओं से 3 गुने मुसलमान मारे गए हैं वहां। इस हिंसा में जितने हिंदुओं की हत्या हुई है उससे 3 गुना मुसलमानों की हुई है। तो सवाल को ठीक से समझना चाहिए। ठीक है, आपने बोला आपने बोला कि दो मंदिर, आपने बोला 2 मंदिर तोड़े गए हैं। 2 मंदिर नहीं तोड़े गए, कई मंदिर तोड़े गए हैं और बहुत बड़ा मंदिर इस्कॉन में बम फोड़ा गया है, पॉइंट नंबर 1। और 1 डिस्ट्रिक्ट, 2 डिस्ट्रिक्ट, 5 डिस्ट्रिक्ट, 10 डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहां पर हिंदुओं पे अटैक हुआ है। 37 डिस्ट्रिक्ट है बांग्लादेश में जहां पर हिंदुओं पे अटैक हुआ है। इसलिए मैं फैक्चुअल बात करता हूं। आपने बोला हमें चिंता है, चिंता अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को चिंता है तो उनकी चिंता कैसे दिखाई देगी? उनकी चिंता, उनकी मैं सत्य बोल रहा हूं, मैं फैक्ट बोल रहा हूं। नहीं, ये फैक्ट है। अगर चिंता है तो सदन में कौन, आपकी पार्टी के नेता ने कितनी बार इस विषय को उठाया है? ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर कितनी बार इस विषय को लिखा है? चिंता की कमाल है, चिंता दिखाई नहीं दे रही। ओके, शुरुआत इन्होंने बोली कि सबको दुख है कि वहां पर ऐसा हो रहा है। दुख है तो जता दीजिए, क्यों नहीं बोल पा रहे? क्यों नहीं? आप मेरे को अखिलेश जी का ट्वीट दिखाइए कि वहां पे हिंदुओं के साथ, माइनॉरिटीज के साथ ऐसा हो रहा है। और मैं कहता हूं अमित जी, आज छोड़िए, 50 साल में जो वहां पे हुआ है उसका एक ट्वीट दिखा दीजिए जब से वो राजनीति में आए हैं। प्रश्न ये आया था कि क्या आपने अपने एनडीए के बाकी के दलों से पूछ लिया है? उस पर मैं कहना चाह रहा था, पूछते ही होंगे। नहीं, मैं उसी पे कहना चाह रहा था कि ये जो जेपीसी का डिक्लेरेशन हुआ वो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि जितने थोड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है आप लोगों को भी? नहीं, एनडीए की पहले वर्किंग को समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत गलतफहमी फैलाई जाती है। एनडीए के जितने भी साथी दल हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी एक मेजर पार्टी है, लेकिन कोई भी फैसला लेने के पहले हम लोगों की जो लीडरशिप है उसके सामने बातचीत होती है, उनसे बातचीत करके उनकी राय ली जाती है। इस वाले मामले में भी यही हुआ है, इसमें भी यही हुआ है कि जेपीसी होनी चाहिए। ओके, समय मेरा यही समाप्त होता है। आप लोग हमारे मंच पर आए, आपने एक अच्छी स्वस्थ बहस करी। लोकतंत्र का सबसे बड़ा परिचय है एक स्वस्थ चर्चा, उस चर्चा को करा और वाद विवाद हुआ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी ऑडियंस का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इसकी बड़ी चर्चा करी, अच्छे सवाल पूछे। फिलहाल आज के एडिशन में इतना ही। उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। नमस्कार, आप देखते रहिए News 18।